Students, now we are going to discuss a very important law, which is Coulomb's law. Coulomb's law was the law discovered by Charles Augustin in 1785. ये लॉ था और इस लॉ को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो 1785 में कूलम्स ने किया था. Coulomb's law is very important law according to examination point of view. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन, तमाम चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. कूलम्स क्या कहता है? लॉ इसका क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them. यानी कूलम्स ने चार्ज को डिस्कस किया है, चार्ज के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है. किस वे में? चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली फोर्स को लेके काम किया है. चार्जेस अगर ऑपोजिट हों तो इन बिटवीन दैम अट्रैक्शन इज प्रेजेंट. चार्जेस अगर सेम हो तो इन बिटवीन दैम रिपल्जन इज प्रेजेंट. और कूलम्स ने उसी एग्जिस्ट करने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन को जो दो चार्जेस में हो सकती है उसको लेके अपने लॉ को बेस बनाया है. और लॉ यही कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन कि एक फैक्टर को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरा फैक्टर भी उसी क्वांटिटी से इंक्रीज होगा, या एक फैक्टर को हम डिक्रीज करेंगे तो दूसरा फैक्टर भी उसी क्वांटिटी से डिक्रीज होगा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मीन जितने चार्जेस हैं उतने ही हमारे पास वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन चार्जेस के दरमियान हो सकती है, सेम चार्जेस के दरमियान या फिर ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान. और वही जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है चार्जेस के दरमियान वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. एज यू नो कि जब हम बॉडीज से, ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो वहाँ से दूर जाने के अकॉर्डिंग जो फोर्स का इफेक्ट है या कोई भी जो फैक्टर लाई करता है उनके अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. तो जब यहाँ पे भी वो कह रहे हैं चार्जेस से हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे स्क्वायर की फॉर्म में तो हमारी जो फोर्स है वो भी उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूस होती जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ force of attraction and repulsion between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो स्टूडेंट अगर मैथमेटिकली हम इस लॉ को एक्सप्रेस करें तो आप देखिए टू ऑपोजिट चार्जेस Q1 Q2 ऑपोजिट हैं तो इन देम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्टेड. सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन इज एग्जिस्टेड. ऑपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सेम चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है. कूलम्स ने इसी फोर्स को जो कि एग्जिस्ट कर रही है चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान, टू चार्जेस के दरमियान, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया. इसकी जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई उसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए उसने आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके दिया लॉ. According to the statement, F is directly proportional to Q1, Q2, product of two charges. F stands for force, force of attraction और force of repulsion. Same charges हैं तो force of repulsion, opposite charges हैं तो force of attraction. तो force F stands for force, force of attraction और repulsion. ये directly proportional है product of the टू चार्जेस. यानी जिस तरह हमारे पास जिस क्वांटिटी में चार्जेस होंगे उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी. तो एग्जिस्ट करने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस या थ्री चार्जेस या फोर चार्जेस. और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. यानी जितना आप स्क्वायर की फॉर्म में डिस्टेंस बढ़ाएंगे दो चार्जेस के दरमियान
फोर्स का अफेक्ट जो है वो हमारे पास, डिस्टेंस आप इंक्रीज करते जाएंगे, फोर्स हमारे पास रिड्यूस होती जाएगी। कौन सी फोर्स? अट्रैक्शन की या रिपल्जन की फोर्स। तो दीज टू फैक्टर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली मीन कि एक फैक्टर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, दूसरा फैक्टर डिक्रीज होता है। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स वी हैव दिस एक्सप्रेशन। F stands for force, force of attraction or repulsion depend upon two charges, may be opposite, may be same. So this force of attraction and repulsion is according to the product of the charges, and this force of attraction and repulsion between two charges is reduced as we will increase the distance between two charges in the form of a square. अब हम कूलम्स की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस डेरिवेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इस डेरिवेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अगर मैं दोनों डेरिवेशन को कंबाइन करके लिखूं तो ये आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। रिमेंबर F स्टैंड्स फॉर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस। इफ चार्जेस आर सेम तो फोर्स ऑफ रिपल्जन is existed. If charges are opposite, then force of attraction is existed between two charges. A force is according to the product of two charges, and it is increase or decrease according to the square of the distance between two charges. So these two factors are directly proportional, right? Increase or decrease according to each other. These two factors are inversely proportional to each other. If one factor is increase, other factor is decrease. और जब भी हम proportionality sign को remove करते हैं, then we have to introduce a constant, proportionality constant. तो after the removal of proportionality sign, we will introduce constant k. So derivation would be in this form. Derivation would be in this form: F is equals to K Q1 Q2 divided by R square. So the students, as in the derivation K was there, K था वहाँ पे, और K हमने तब इंट्रोड्यूस किया जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, और K को हमने कहा दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब K किस चीज़ को शो करता है? K किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है? एक्चुअली K shows the presence of any material or medium between two charges. दो चार्जेस जो हम ले रहे हैं, जो ऑपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो कूलम्स कहता है उन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मटेरियल या मीडियम प्रेजेंट हो सकता है। तो वो जो प्रेजेंस है किसी भी मटेरियल और मीडियम की, और उसका जो कांस्टेंट अफेक्ट ओवरऑल जो है एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है, उस ओवरऑल कांस्टेंट अफेक्ट को ही नाम दिया है K का, और दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस, वैक्यूम यानी खाली जगह है, तो K की जो आपके पास वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो इट्स मीन के एज वी इंट्रोड्यूस्ड इन द इक्वेशन K stands for constant. What is constant? The presence, the effect of the presence of any material or medium between two charges, or that effect will remain same or constant. Or if there is space or vacuum between two charges, at that time the constant value of K is equals to 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square. So overall Coulomb's statement is in this way: we have two charges which can be same, which can be opposite, or in between them force is existed. Force can be different, force can be same. So force of attraction would be there, force of repulsion would be there, or that force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the charges, or that force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of the distance between them. यानी जितने हमारे पास चार्जेस होंगे उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फोर्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और जितना हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को स्क्वायर की फॉर्म में इंक्रीज करते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन रिड्यूस होती जाएगी। तो
अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। इस तमाम सिचुएशन को लेके कूलम्स ने मैथमेटिकली फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर दिया और एक्सप्रेशन में हमने देखा डेरिवेशन में कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K, as I told you, this is the proportionality constant. This show the presence of any material or medium between two charges which presence is constantly affect the experiment. So constant value of that material or medium between two charges we have for free space and vacuum, that is 9 into 10 is to power 9 Newton meter square per coulomb square. Now one more term is here, or that term is also same like K. That term is called permittivity. Now what is permittivity? Permittivity is actually represented by epsilon. It also shows the presence of any insulating material or medium between two charges. It is also have the same concept as K, but it is represented by epsilon. So it also show the presence of material or medium, insulating material or medium between two charges. So according to permittivity, which also the representation of any insulating material or medium between two charges, so it is represented by epsilon, or for free space or vacuum its value is in this way K, which is the proportionality constant, it is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught for free space. Already we have discussed K. K is the representation of any material or medium between two charges, or epsilon naught is also related to the presence of material or medium between two charges. So K is also equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is in term of permittivity. This is in term of permittivity. ये परमिटिविटी है जो कि प्रेजेंस शो कर रही है मटेरियल और मीडियम की बिटवीन टू चार्जेस, ये K के ही इक्वल है। और फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको बताई 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यही वैल्यू हमारे पास लाई करेगी जब हम इसी K को एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म ऑफ परमिटिविटी, इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन। तो K or this term both are same, both are explaining the same thing, mean presence of any insulating material or medium between two charges. So for free space we can write K, we can also write 1 upon 4 pi epsilon naught, or both are equals to 9 into 10 is to power 9 Newton meter square per coulomb square. और अगर हम कोई और मटेरियल लेते हैं यानी वैक्यूम या फ्री स्पेस नहीं है चार्जेस के दरमियान, कोई और मटेरियल है, तब हम K को कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, बट सेम, बट अगेन दिस इज द सेम, दिस इज, so this is also the same thing. K is show the presence of material or medium between two charges. Epsilon also represent the presence of material or medium between two charges. This is in term of permittivity. So both are equals to each other. So if there is any other material instead of free space, so we can write K is equals to 1 upon 4 pi epsilon. So here permittivity or K both are same, both show the same factor, mean presence of any insulating material between two charges. Or here we can write the Coulomb's formula in terms of K. We can also write the Coulomb's formula in terms of epsilon or epsilon naught. So Coulomb's formula, which I told you, that is the mathematical expression of Coulomb's formula, F is equals to K Q1 Q2 divided by R square. We can also write this formula in term of permittivity for free space or for any other material. So F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. This is when the free space or vacuum is present between two charges. Or F is equals to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R square. This is when any other material is present between two charges. So K 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon. These all are the same representation. These all are represent the presence of any
insulating material or medium between two charges. For free space, K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. For any other material, K is equals to 1 upon 4 pi epsilon. So we can write Coulomb's formula in this way. We can also write it in terms of epsilon naught. We can also write it in terms of epsilon. We have one more ratio here in Coulomb's formula, that is called relative permittivity. Again the same explanation related to K, related to epsilon naught, related to epsilon. They are saying K here Coulomb said relative permittivity is the ratio of epsilon upon epsilon naught. Epsilon upon epsilon naught is the ratio, or here again it is representing the presence of any other insulating material or presence of free space or vacuum between two charges. Mean it is the comparison of the force of attraction and repulsion with any other material present between two charges, or when vacuum or free space is present between two charges. Now according to Coulomb's, two charges same or opposite, so in between them maybe force of attraction or repulsion depend upon them. If they are same, so repulsion is between them, or if they are opposite, the force of attraction is in between them. According to Coulomb's, two charges exert the force on each other. When two charges exert a force on each other, two charges exert the same force on each other. दो charges जब हैं वो एक दूसरे पे force exert करते हैं, force लगाते हैं, और दो charges एक दूसरे पे same force लगाते हैं. तो force की जो quantity है exert होने की वो same होती है, magnitude force का same होता है जो दो charges एक दूसरे पे exert करेंगे, लेकिन force act करने की जो direction है वो opposite होती है. लाइक अगर ये चार्ज 1 है, ये जितनी फोर्स चार्ज 2 पे एक्सर्ट करेगा उतनी ही फोर्स चार्ज 2 चार्ज 1 पे एक्सर्ट करेगा. तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू F21. F12 मीन फर्स्ट चार्ज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, और F21 मीन कि सेकेंड चार्ज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज. तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और इक्वल मीन बोथ आर एक्सर्टिंग द सेम फोर्स ऑन ईच अदर. दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं. लेकिन डेरिवेशन में देखिए मैंने माइनस साइन भी लिखा है. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है बोथ द चार्जेस एक्सर्टिंग अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये चार्ज अगर फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन यूं होगी, फॉरवर्ड. ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी. तो इट्स मीन दोनों चार्जेस इक्वल फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स लगने की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. तो डायरेक्शन ऑपोजिट है फोर्स की, उसके लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, और माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उस फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है. फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट. तो ओवरऑल दिस इज द कंप्लीट Coulomb's law, or Coulomb's defined its law for the two charges which can be same, which can be opposite, or same charges. So he said कि force of repulsion is existed in between them, or if the charges are opposite तो he said force of attraction is existed between them. और उसी फोर्स को लेके उसने अपने फॉर्मूले को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया. फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन एक फैक्टर बढ़ाएं तो दूसरा भी उसी तरह इंक्रीज होगा, एक फैक्टर को रिड्यूस करें तो दूसरा भी उतना ही रिड्यूस होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन कि एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है. तो मैथमेटिकली ही एक्सप्रेस्ड हिज फॉर्मूला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अपने फॉर्मूले में उसने K को इंट्रोड्यूस किया जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, और K उसने कहा
शो करता है प्रेजेंस ऑफ एनी इंसुलेटिंग मटेरियल और मीडियम को, जो कि दो चार्जेस के दरमियान हो सकता है, क्योंकि जब हम चार्जेस ले रहे हैं उनके दरमियान कोई भी मटेरियल लाई कर सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन उसने कहा हम इंसुलेटिंग मटेरियल और मीडियम को कंसीडर करेंगे ताकि हमारे पास जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो। और उसके बाद उसने इसी प्रेजेंस ऑफ मटेरियल और मीडियम के लिए एक और टर्म यूज़ कर दी, परमिटिविटी, और उसको भी उसने कहा ये भी शो करती है प्रेजेंस ऑफ मटेरियल और मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, जिसे उसने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया। और फिर एक और रेशियो इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि रिलेटिव परमिटिविटी था, वो भी कंपैरिजन था फोर्स जो एग्जिस्ट कर रही थी दो चार्जेस के दरमियान, और दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो किसी भी मटेरियल और मीडियम के अकॉर्डिंग या फिर वैक्यूम और फ्री स्पेस के अकॉर्डिंग थी। और एंड में कूलम्स ने बताया दो चार्जेस फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होती है, लेकिन फोर्स एक्सर्ट होने की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कूलम्स लॉ था, और ये लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन आती है, इसको डिफाइन करें, और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करना होता है, और बहुत सी टर्म्स शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं लाइक व्हाट इज परमिटिविटी, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो ओवरऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।